मरने से पहले ना पूरा एक्सप्लोर कर लूँ हर एक चीज़, वो ना रह जाए कि यार ये चीज़ छूट गया। मेरा एक रूल है, माउंटेन में हमेशा कछुए की स्पीड चलो, ऐसा स्पीड चलो कि अपने मतलब हार्ट को भी पता ना चले कि हम पैर उठाकर रख रहे हैं। जहाँ पर 12,000 फीट पर मेरे को सांसें रुक रही थी, वहाँ 17,500 फीट पर मैं रनिंग कर लिया। बीएमसी का सफ़र कैसा था? बीएमसी है बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स है। कोई आपको एक्सपीडिशन करना है, माउंटेन पर जाना है, तो बीएमसी एक स्टार्टिंग होता है। L1 सर्वेंट नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने 4,012 किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाया 24 आवर्स में। तब मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है मैं ये रिकॉर्ड्स कभी भी तोड़ दूंगा। राम राम जी, स्वागत है आप सभी का इलाही ट्रैवल्स के एक और नए एपिसोड में। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त उमा सिंह। उमा सिंह एक माउंटेनियर, साइकिलिस्ट और एक माउंटेन रेस्क्यूअर भी रह चुके हैं। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद यूथ आइकन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मेरी मुलाकात उमा से हुई थी जब मैं बीएमसी कोर्स में था, विच इज़ बेसिक माउंटेनिंग कोर्स। वहाँ पे हम लोग पहली बार मिले थे। ऑल्दो इतना इंटरेक्शन नहीं था, पर वो हमेशा लोगों की लाइमलाइट में बने रहते थे क्योंकि उनमें एक रेजिलियंस था, एक क्यूरियोसिटी थी चीज़ों को जानने की, जिस वजह से आई बिलीव जो भी वो कर पाए हैं उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एपिसोड विद नन अदर देन उमा सिंह। वेलकम टू द शो। इसका नाम है इलाही ट्रैवल्स पॉडकास्ट। आप आराम से फ्री होके बात कर सकते हैं भाई। हाँ जी। ऐसे कि यहाँ पे कोई नहीं है, अपन दोनों ही हैं और नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। ओके, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग? 4-4.5 साल। 4 साल। 4.5 साल। बीएमसी हम लोगों ने अक्टूबर में किया था, अक्टूबर सन 2019 में किया था। हाँ, अक्टूबर। वो मेरा फर्स्ट स्टेप था, इसीलिए याद है। यस। आप काफ़ी फेमस भी थे पूरे कोर्स में। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं उमा भाई का नाम पहले बुलेट सिंह हुआ करता था इन द कोर्स। वो हम लोगों ने ही वहाँ पर ही इन्वेंट किया था। वो क्या स्टोरी थी उसके पीछे, कैसे हुआ था वो? नहीं, बुलेट मेरा बहुत पहले से बोला जाता था ना। ओके, ठीक है। और वहाँ पर कुछ लोग थे जो मेरे जान पहचान के थे, तो फिर वो धीरे धीरे उस समय बचपना भी बहुत ज़्यादा था, तो किक मिलता था उससे। तो बुलेट ही क्यों रखा नाम? वो कैसे पड़ा? बुलेट शायद मेरे पापा जो गांव में पहले इंसान थे जो बुलेट चलाते थे। ओह वाओ। तो बचपन में ही, और तब से वो बुलेट। और मेरा काम भी कुछ ऐसे ही रहता था, अलग बचपन में ही, मतलब दिमाग ना लगाना, कुछ भी कर देना, कोई भी कुछ भी करवा दे बोल के, तारीफ करके। तो वो जुनून उस हाँ। चीज़ से हमें कैरी हुआ, और आई थिंक वो ही एक बहुत बड़ा फैक्टर बना आपके आज के एडवेंचर्स का, क्योंकि जैसे आप साइकिल लेके पूरा इंडिया घूम रखे हैं, प्लस माउंट किलिमंजारो हो गया, एवरेस्ट बेस कैंप हो गया विद योर साइकिल, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग। हाँ, वो तो सही, कहीं ना कहीं वो बचपन से मेरी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ वो थी एक साइड में, बट जब इस फील्ड में आया और जो एडवेंचर स्टार्ट हुआ और जो थ्रिल में मज़ा आने लगा, ओह उसकी बात ही अलग थी। फिर जब ऑल इंडिया साइकिलिंग किया, उसके बाद तो पहले ऐसा था कि केवल एवरेस्ट, राइट, केवल माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, उसके बाद की क्या नहीं पता। लेकिन जब ऑल इंडिया साइकिलिंग किया तो ऐसा लगा नहीं, वल्ली एवरेस्ट नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐड होते चले गए। राइट, वही ना, क्योंकि एक एडवेंचर के बाद आदमी सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता। जैसे अगर कोई बंदा आज की डेट में कोई एक एडवेंचर कर रहा है, तो उसका उस एडवेंचर पे जाके और दिमाग खुलता है और उसको ऐसा लगता है कि मुझे अब ये चीज़ें भी करनी है। वो जैसे नरेंद्र भाई आए थे, हम नरेंद्र भाई की बात कर रहे थे, तो नरेंद्र, उमा भाई और मैं एक ही बैचमेट हैं, तो इसीलिए नरेंद्र भाई का वो समझ पाएंगे। जिन लोगों ने पॉडकास्ट नहीं देखा है वो देख सकते हैं। नरेंद्र भाई ने एक बात बोली थी कि माउंटेनियरिंग एक नशा जैसा है। हाँ, ड्रग्स है ना? ड्रग्स गलत वर्ड हो जाएगा। मैं ऐसे ही लोगों को बताता हूँ, देखो भाई माउंटेन में आ रहे हो, इस फील्ड में आ रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, एक ड्रग्स जैसा है। एक बार दो बार एक इसकी आदत लगी
तो फिर अपने लाइफ से हटा नहीं पाओगे आप। Right. हर दूसरे तीसरे महीने खोजोगे कि मैं जाऊं यहाँ। राइट, क्योंकि वो आपको आपकी क्या बोलते हैं उसको, सीमाएं हाँ, टेस्ट करने को मजबूर करता है। एग्जैक्ट लिमिट चेक लिमिट्स, होता है। यस लिमिट्स। आपने एवरेस्ट का जिक्र करा अभी, सो एवरेस्ट का मेरे को जानना है। जब जितना मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को यहाँ से समझ में आया कि एक टीचर थे जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है लाइफ में आपकी जर्नी स्टार्ट करने में इन द एडवेंचर इंडस्ट्री एंड द एडवेंचर फील्ड। सो वो क्या स्टोरी है? मैं ना ऐसे गांव में तो घूमते फिरते टाइम निकल रहा था। फिर आरपीएफ की वैकेंसी आई थी, उसको तैयारी करने के लिए पहली बार। आरपीएफ? हाँ, रेलवे पुलिस फोर्स की। रेलवे पुलिस फोर्स, ओके। तो उसकी तैयारी करने के लिए मैं कोचिंग में गया। सभी सर का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। वो जियोग्राफी वाले सर कितना अलग तरीके से माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ा दिए ना कि ये इतना चैलेंजिंग है, इस पर जाने वाले 10 में से 2-3 सक्सेस होते हैं, बाकी लोग रिटर्न आ जाते हैं, या तो उस पर बहुत सारे 10 में से 1-2 लोगों का डेथ भी होता है। तो थोड़ा सा अच्छा लगा, थ्रिलिंग लगा। फिर वो जाके घर पर चेक करना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। एक हफ्ता लगातार वल्ली माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट। फिर वो कब अंदर घुस गया और डिसाइड कर लिया नहीं अभी टॉप करना है अपन को भी। फिर जाकर पापा को बताया, वहाँ से जर्नी स्टार्ट कर दिया। जर्नी कैसे स्टार्ट करी, मतलब कोई प्लानिंग थी या फिर इट वाज जस्ट? नहीं, फिर उसके बाद और ये गूगल। कौन से सन की बात है? ये जो था अक्टूबर सन 2018 की बात है। ओके। और प्लानिंग ये सब करके जनवरी सन 2019 में मैं पहली बार गूगल और यूट्यूब से सर्च करके मैं गया माउंट आबू। स्वामी विवेकानंद माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है माउंट आबू में, वहाँ बेसिक रॉक क्लाइंबिंग के लिए गया। फिर वहाँ पर जाकर पता चला भाई माउंटेनरिंग बहुत पैसे लगेंगे, ट्रेनिंग के ही कितने पैसे लगेंगे, और बहुत बड़ा फील्ड है। माउंट एवरेस्ट जाना है तो ये कम से कम क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हो। फिर वापस आया, पैसे कमाए। 7 महीने में मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए थे। और आपको पता है मेरी सैलरी कितनी थी? मात्र 12,000। 12,000 रुपये सैलरी थी। उसको जोड़ा जाए तो 7 महीने में 84 पर 84, हाँ 84,000 लगभग होगा। उसके बावजूद मतलब कोई भी ऐसा काम ही नहीं बचा कि जो मैंने किया नहीं है उस 7 महीने में। क्या क्या किया? मैं वैसे तो आइसक्रीम प्लांट इंस्टॉलेशन करता था। दिन में ये होता था, रात में अपना प्राइवेट ईसी का काम करता था। फिर ऐसे आइसक्रीम का स्टॉक उठा लेता था, तो ऐसे बर्थडे पार्टी कहीं पर भी लगवा देता था जहाँ पर ज़रूरत रहती थी। फिर वहाँ पर कोई काम नहीं है तो अरे वेटर मतलब जो भी है हर टाइप का काम कंप्लीट करते गया। वेटरिंग का भी काम हाँ करा आपने? किया है मैंने, और इकट्ठा करते गया, गुल्लक में डालते गया। मतलब जो मेरी पॉकेट मनी रहती थी, हर महीने एक गुल्लक बनाता था, उस पॉकेट मनी को उसमें डालता था। सैलरी दूसरे के अकाउंट में जाता था मेरा कि वो सेव रखेंगे। इस तरीके से 1.5 लाख कलेक्ट किए। और फिर अक्टूबर सन 2019 में ही पहला कदम रखा बीएमसी के लिए। फिर कभी वापस देखा ही नहीं। बीएमसी का सफ़र कैसा था? नमस्ते दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है, बट आई थिंक एक छोटा सा परिचय तो बनता है कि व्हाट इलाही ट्रैवल्स इज़। सो बेसिकली इलाही ट्रैवल एक सस्टेनेबल ट्रैवल कम्युनिटी है जो अपने ट्रैवलर्स के लिए ट्रिप प्लान करती है, चाहे वो सोलो ट्रैवलर्स हों, ग्रुप में आ रहे हों, फैमिली हों या कॉर्पोरेट्स हों। इसी के साथ साथ हम हमारे ट्रैवलर्स के लिए जब उनकी ट्रिप कंप्लीट हो जाती है तो एक प्लांट लगाते हैं सो दैट जो उनका कार्बन फुटप्रिंट है वो बैलेंस हो सके या मिनिमाइज हो सके। एंड वी हैव होस्टेड अबाउट 5,000 प्लस ट्रैवलर्स इन मोर देन 400 प्लस ट्रिप्स। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इलाही ट्रैवल्स, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, या फिर ज्वाइन कर सकते हैं हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड बीइंग अ लिसनर टू आवर पॉडकास्ट। वहाँ पे क्या सीखने को मिला? फर्स्ट टाइम। और थोड़ा बीएमसी के बारे में भी बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको जानना है कि बीएमसी है क्या, कैसे कर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया है। बीएमसी है बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स है। कोई आपको एक्सपीडिशन करना है, माउंटेन पर जाना है, तो बीएमसी एक स्टार्टिंग होता है। आपको ये लगभग 28 दिनों का होता है, 26 दिन से लेकर 28 दिन का कोर्स होता है। इसमें आपको बेसिक आइस क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ग्लेशियर क्लाइंबिंग, ये सारी चीज़ें, स्नो क्लाइंबिंग, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और माउंटेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज दे दिया जाता है।
तो मैंने वहाँ से कम बेसिक में आपको एक बात बताऊँ, मैंने पहली बार स्नो देखा था लाइफ में, ओके। बेसिक में गया था। तो जब हम लोग क्षितिधार गए थे हाँ, तो ऊपर वो जो वहाँ पर ले गए थे ट्रेनिंग के लिए ही एक जगह ग्लेशियर जो बना हुआ ब्यासकुंड? था। हाँ नहीं, ब्यास ब्यासकुंड नहीं, जहाँ हम लोगों का 2-3 दिन आइस का ट्रेनिंग हुआ था। एक स्लैब जैसा था ना आइस का बना हुआ। ब्यासकुंड से ऊपर गए थे ना हम लोग, हाँ वो तो वहाँ क्लाइंबिंग के लिए गए थे ना। क्लाइंबिंग के लिए गए थे। हाँ बाकी इधर 2-3 दिन की ट्रेनिंग रही थी हम लोगों ओके, की। नाम मेरे को याद नहीं है। हाँ लेफ्ट साइड में जो सीधे ऊपर रहता था वो जो 7 सिस्टर जैसा बना हुआ है हाँ। उधर ही। तो जिसके सामने से हनुमान टिब्बा दिखता था, हाँ नहीं, हनुमान टिब्बा तो सीधे ब्यासकुंड हो गया था। ब्यासकुंड हो गया था। तो ये वाला मैं भूल गया हूँ, खैर। हाँ वहाँ पर जब हम गए ना तो ऐसे फिजिकल तो मेरा अच्छा ही था, लेकिन जब माउंटेन पर मैंने देखा वहाँ के लोकल लोग, वो एक सर थे, सर का नाम नहीं याद आ रहा है, वो आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे बच्चे भी वो दौड़ा रहे हैं सबको। हाँ वो पीछे भाग रहे हैं। क्रैम्पॉन है शशि या फिर दूसरे? नहीं, शशि सर नहीं थे, शशि सर तो मेरे रोप इंस्ट्रक्टर थे। अच्छा, ओके। वो लोग भाग रहे हैं पीछे पीछे, मैं भी जुनून में आ गया, मैं भी पीछे पीछे भागा। विश्वास नहीं करेंगे, उस टाइम पहली बार मेरे को ऑक्सीजन प्रॉब्लम फील हुआ। मैं जैसे ही रुका, अब सांसें ही नहीं आ रही है, जल्दी जल्दी हेलमेट खोल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है हेलमेट खोलने से सांसें आ जाएंगी, बट धीरे 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 कंप्लीट हुआ। फिर वो दिन था और आज का दिन है। आज का दिन मैं आपको एक एक्सीडेंट बताऊं। जब मैं एवरेस्ट बेस कैंप गया था साइकिलिंग से, उस दौरान मैं गोरखछेप से एवरेस्ट बेस कैंप की दूरी 3 घंटे की है। वहाँ पर मैं अपना लगेज वगेज रख दिया और उसमें मैंने अपना इंडिया फ्लैग भी रख दिया। फिर साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचा। वहाँ जाकर देखा बैग में तो फ्लैग ही नहीं। शाम के लगभग शाम हो गए थे। बैग था पर बैग में से फ्लैग अब निकाल फ्लैग निकाल कर रख दिया था वहाँ पर, वो मेरे को ध्यान नहीं था, सामान के साथ वहाँ पर रख पर दिया। जब आप वापस पहुंचे तो हाँ वहाँ पर flag नहीं देखा था। तो एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुँचा तो फ्लैग ही नहीं। फिर क्या करूँ, फिर वहाँ से मैं एवरेस्ट बेस कैंप से गोरखछेप जो 3 घंटे का डिस्टेंस है, रनिंग करते हुए आया, वापस फ्लैग लिया, फिर रनिंग करते हुए एवरेस्ट बेस कैंप गया। ये 6 घंटे की जर्नी मैंने 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट किया। मतलब इसका एल्टीट्यूड जो हम जहाँ पर 12,000 फीट पर मेरे को सांसें रुक रही थी, वहाँ 17,500 फीट पर मैं रनिंग कर लिया। मतलब चैलेंजिंग, और ये सारी चीज़ें अपनी लिमिट्स को बता देते हैं। ऐसे जो एक्सीडेंट होता है ना, उसमें हमारी लिमिट क्या है, ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाता है। एवरेस्ट बेस कैंप कितना डिफिकल्ट है करना? कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, नॉर्मल है, सबके Okay. लिए नॉर्मल है। बस सही गाइड मिले और सही माउंटेन का तरीके से चलना जाने तो नॉर्मल है, कोई सही भी कर गाइड सकता कैसे है। मिल सकता है? सही गाइड लाइक कुछ लोग होते हैं केवल पैसे के ऊपर ध्यान देते हैं। एक पैकेज बना लिया, जल्दी जल्दी भगाकर जाकर कंप्लीट करा दिया। और कुछ लोग होते हैं व्यक्ति के ऊपर ध्यान देते हैं। तो अगर व्यक्ति के ऊपर ध्यान देकर उनके हिसाब से चला जाए तो नॉर्मल नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत नॉर्मल है। मैं अब तक 10-12 बार लेकर गया हूँ और आज तक का मेरे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि एवरेस्ट बेस कैंप ना पहुँचा हो, जिसमें 5 साल की बच्ची से लेकर 55 साल एज के लोग भी हैं। सबका कंप्लीट होता है। मेरा एक रूल है, माउंटेन में हमेशा कछुए की स्पीड चलो। नाइस। ऐसा स्पीड चलो कि अपने मतलब हार्ट को भी पता ना चले कि हम पैर उठाकर रख रहे हैं। राइट। और कछुए की स्पीड ऐसा है कि आप स्टार्टिंग में भले ही बहुत पीछे हो, लेकिन लास्ट में आप सबसे आगे निकल जाएंगे और कोई थकान भी नहीं रहेगा और कोई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम भी नहीं होगा। क्योंकि जब बॉडी थकती है माउंटेन में, तभी एल्टीट्यूड प्रॉब्लम भी स्टार्ट होता है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि जब लोग जाते हैं, जब मैं भी अपने ट्रैकिंग डेज में लेके जाता था लोगों को, तो सब लोग ना रेस में लगे रहते हैं कि जल्दी से ऊपर पहुंचना है। पर अगर आप उसको सबसे पहले तो शांत होना चाहिए आपको, इंसान को उसका ये माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को धीरे धीरे चलना है, अपनी गति से चलना है और चीज़ें एंजॉय करते करते चलना है। अगर वो कर रहा है तो फिर वो आराम से पहुंचेगा ऊपर। मैं बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल भी बता देता हूँ लोगों को। देखो, किसी से ये नहीं पूछना अभी कितना दूर पूछना ही नहीं है। सबकी स्पीड अलग होती है, लिमिट्स अलग होता है। वो अपने लिमिट्स के अनुसार बता देंगे और वो बोलेंगे 1 घंटे में आप पहुँचोगे नहीं, फिर वो थकान और डबल हो जाते हैं, मतलब और लगने लगेगा आपको। और स्पीड कछुए की चलो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं वहाँ पर बता देता हूँ और लोग एंजॉय करते हुए चलते हैं।
जैसे अगर अभी आप कुछ चीज़ें शेयर कर सकें तो, अगर कोई ईबीसी के लिए प्लान कर रहा है तो क्या क्या बेसिक चीज़ें तो वो देख के चले और क्या क्या चीज़ें फॉलो करके चले? अभी अगर बेसिक माउंटेन में जाना है, ट्रैकिंग करना है, तो 2 चीज़ मजबूत कर ले, एक पैर, दूसरा हार्ट। और तीसरी जेब। हाँ, जेब, तीसरी जेब। पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज वही वाला फॉर्मूला है ना हाँ। भाई कि 3 M हाँ, 3M, माइंड, मसल, मनी, तीनों होना चाहिए। यस। तो अगर हम मनी की बात करें तो आपके जितने भी एडवेंचर्स रहे हैं उसमें क्या मनी का रोल रहा है, क्या अहमियत रही है पैसों की, और कैसे आपने अरेंज करे हैं वो? एक तो आपने इंसिडेंट बताया। हाँ, वो जो 7 महीने की जर्नी Right. रही है ना, उसी पैसे से ही मैंने सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जब पैसे ख़त्म हुए तो ऐसे ट्रैक करवाना स्टार्ट कर दिया, और कहीं कंपनी में भी छोटे मोटे काम भी किए। बोल्ड भी, जो रॉक क्लाइंबिंग होल्ड बनता है, रॉक क्लाइंबिंग आर्टिफिशियल वॉल बनता है, इस सब में भी मैंने काम किया। तो ठीक है, ये सारी चीज़ों से, और इधर आया, घर पर आया तो घर आता था तो ओला, रैपिडो, ये सब वर्क कर लेता था, क्योंकि अपन के लिए जॉब बना नहीं है। एक बार जॉब पकड़ लिया, कंफर्ट जोन में पहुंच गए तो फिर इधर आ नहीं पाएंगे। ये उल्टा भी होता है, एक बार आदमी ने फ्रीडम चख ली ना तो वो वापस जॉब में नहीं जा पाएगा। जॉब नहीं जा पाएगा, ये भी बात सही है। तो ऐसे ऐसे करके मैं अरेंज करता हूँ। स्टार्टिंग में तो जो बड़ा फाइनेंस की ज़रूरत थी माउंट किलिमंजारो को लेकर, उस दौरान मैंने क्राउड फंडिंग किया था अच्छा खासा। उसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को काफ़ी दिलचस्प लगी, क्योंकि उसमें आपने बताया कि गांव वालों ने वो पैसे अरेंज करे थे। वो मैं ऐसा था ना, इसकी स्टोरी एकदम अलग है माउंट किलिमंजारो की। हमारे इधर से एक लोगों ने ट्रैक किया था माउंट किलिमंजारो, तो मेरे को इतना इधर उधर की चीज़ें मैं ज़्यादा जानकारी रखता नहीं हूँ, बस उतना ही जो हमको करना है उसकी जानकारी रखता हूँ। तो मैं ऑल इंडिया साइकिलिंग करके रिटर्न आया था। जब उस बंदे ने माउंट किलिमंजारो किया तो मैंने ऐसे गूगल सर्च किया माउंट किलिमंजारो के बारे में, और उसके बाद उसी टाइम एक रेड बुल के लिए स्पॉन्सरशिप की वगैरह वगैरह के लिए भी मैं सर्च किया था। तो ये रेड बुल का एक ऐड आया कि कोई व्यक्ति माउंट किलिमंजारो से साइकिल डाउन कर रहे हैं। फिर उस ऐड ने पूरा वो बदल दिया, माइंड में सेट हो गया अभी नेक्स्ट देश, यहाँ से डाउन करना है साइकिल हमको। उसका प्रैक्टिस स्टार्ट किया। ऑफ रोडिंग तो कभी किया नहीं था, साइकिल उठाया, नदी होता है ना, हमारे इधर नदी है, तो नदी का किनारा जो है उस किनारे के पर जाकर मैं ऐसे काट काट कर ऑफ रोड बनाया। फिर इधर से साइकिल ऊपर ले जाता था, उधर से नीचे उतारता था, सीढ़ी जो है सीढ़ी से नीचे उतारने लगा, और खेतों में, जूते हुए खेतों में साइकिल चलाने लगा। इस तरीके से चलाते चलाते हल्का फुल्का प्रैक्टिस, हल्का फुल्का ही, हाँ, माउंटेन अलग है, ऑफ रोडिंग ये अलग है, वो किया। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंस गई पैसे की, कि नॉर्मल जो माउंट किलिमंजारो हम कितने में कर सकते हैं, नॉर्मल 3 लाख में, 3.25 लाख में ट्रैकिंग हो सकता है, बट साइकिलिंग के लिए आपको कम से कम 4.5 लाख 5 लाख लगेंगे। ऐसा क्यों है, साइकिलिंग का चार्ज अलग है। अच्छा। और वहाँ पर एक ही 2 कंपनी है जो करवाती है, ओके। तो उसका चार्ज एकदम अलग खुद से लेते नहीं जा हैं। सकते हम? नहीं, खुद से नहीं जा सकते हैं, ओके। वहाँ पर हायर करना ही पड़ेगा। और साइकिल का रूट भी एकदम अलग है कुछ दिनों तक। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया वहाँ पर क्राउड फंडिंग। और क्राउड फंडिंग आपको पता है, पहले ऐसे बाहर जैसे सांसद, विधायक से लेटर लिखवाया, सीएम पीएम तक, बट उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया इधर। फिर लोकल सपोर्ट स्टार्ट हुआ, लोकल गांव के प्रधान, नॉर्मल लोग जो मास्टर हैं, ऐसे सरकारी जॉब कर रहे हैं, उन लोगों ने कलेक्ट करना स्टार्ट किया। मेरे आसपास के 20 किलोमीटर के एरिए के जितने भी लगभग प्रधान लोग हैं, वो सभी लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, इन सभी लोगों ने पैसे इकट्ठे कर करके दिए, और 23 दिनों में 4 लाख से ऊपर मैंने इकट्ठा कर लिया था पैसा। 30 दिनों में? 23 दिनों में, 23 दिनों में, 23 में। और मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पाया था इतना हो पाएगा, हुआ। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट भी आया था उस दौरान, बट छोड़ दे गया। ठीक है, कमेंट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव भी कमेंट आता क्यों था। नेगेटिव कमेंट? नेगेटिव कमेंट लाइक ऐसे आता था कि भीख मांगकर शौक पूरा किया जाता है क्या, ऐसे इस टाइप का। मैंने पढ़ा है ये कि किसी ने तो कि कमेंट किया था आपको कि अगर सपने पूरे करने तो भीख मांग के नहीं होते पूरे, ऐसा कुछ। ऐसे तो सारी चीज़ें इफेक्ट उस समय नहीं किए, उस समय एकदम जुनून में था, हालांकि कुछ भी हो। और जब 1-2 लोगों ने पैसे दे दिए थे ना,
तो किसी भी हालत में अब बैक हमको नहीं हो सकता था किसी भी, क्योंकि लोगों ने अपना आप पैसे दे दिए थे, अब जैसे भी हो अब जाना है। और फिर अरेंज किया, गया, सक्सेसफुली कंप्लीट किया और डाउन हिल किया। अरे लेकिन क्या मस्त थ्रिल था वहाँ का, डाउन हिल और यहाँ का ट्रेनिंग बिल्कुल अलग था। वहाँ पर जब मैं पहुँचा, लास्ट कैंप पर से, जो लास्ट कैंप से टॉप तक साइकिल कंधे पर लेकर गया। वहाँ से जब डाउन हिल स्टार्ट किया, जब थोड़ा स्लोप वाला तो अच्छा था, जब वो ग्रेडियंट आया लगभग 60 डिग्री वाला, और जो ब्रेक मारा हूँ लेकिन साइकिल की पहिया रुकी हुई, लेकिन फिर भी वो घिसते हुए नीचे जा रही है। हर 100-200 मीटर पर एक बार गिरना तय रहता था। और सोचिए जिस जर्नी को टॉप तक पहुंचने में 6 दिन लगा था, वहाँ नीचे आने में 6 घंटे लगे थे केवल। इतनी फास्ट स्पीड में गया। बाप रे, बहुत जोरदार था, मस्त था। तो कुछ एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ हुआ, इंजरी वगैरह? हाँ, इंजरी ऐसा हुआ था कि मेरा पैर ही नहीं हो रहा था। मैंने $100 दिए थे अपने पैर को, घुटने सीधे ही नहीं हो रहे थे। और इसका ये था कि मैंने शायद एक्स्ट्रा लिमिट, बहुत ज़्यादा लिमिट पार कर दिया था सारी चीज़ें। इंटरनली चोट भी लग गया था और वो पूरी तरीके से पैर जाम हो गया था। 2 दिन बाद सही हो गया, धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो गया। तो जब आप डिसेंड कर गए तब हुआ ये? हाँ, डिसेंट में भी, असेंट में भी तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, साइकिल अपनी, साइकिल जहाँ लेके अपनी जाना है। बॉडी नहीं लोग लेकर जा पाते, वहाँ साइकिल लेकर। और ऐसा भी नहीं था कि उसका मैंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर लिया हो। आधी अधूरी ट्रेनिंग और आधा अधूरा प्लान और एक चांस, यही मेरा लाइफ है। एक चांस मिला, चाहे ट्रेनिंग कैसी भी रही हो, प्लान कैसा भी रहा है, बस चांस मिल गया। फर्स्ट एंड लास्ट वही है, कंप्लीट होगा। ये सब करने के लिए प्रेरित क्या करता है आपको? क्योंकि मतलब जहाँ तक मैं जान पाया हूँ और जिन भी लोगों से मैं मिल रहा हूँ, चाहे हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए चाहे बाहर भी, मेरे को बस ये जानना है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर आके रुक जाते हैं कि उन्हें बस एक सेटल्ड घर चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, जीवन अच्छा चाहिए, मतलब वाइफ, चिल्ड्रन एंड फैमिली वगैरह सब चाहिए। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मरने से पहले ना पूरा एक्सप्लोर कर लूँ हर एक चीज़। ओके, ऐसा है कि वो ना रह जाए कि यार ये चीज़ छूट गया, खासकर एडवेंचर में ये चीज़ छूट गया, ऐसा ना। मतलब और मेरा ये मानना है कि अभी जैसे ऐसे जो इतने भी एडवेंचर में रिकॉर्ड्स हैं, टास्क हैं, जो ये लगता है इंडियन नहीं कर सकते, इंडियन नहीं बना सकते, वो सारे रिकॉर्ड्स बनाने हैं, तोड़ने हैं। चाहे वो स्कीइंग में हुआ, चाहे माउंटेनियरिंग में हुआ, चाहे साइकिलिंग, चाहे बाइकिंग। अब बाइकिंग का आपको स्टोरी पता है मेरा? हाँ, मेरे को इतना पता है कि आपने शायद कितने कुछ घंटों में हाँ, मैं बता दूँ। हाँ जी। मेरा बाइक का स्टोरी ऐसा था कि मैं जुलाई में खाली था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर एक कोई रिकॉर्ड्स बनाते हैं, मैं दिल्ली, बाइक का ही उस समय दिमाग में आया, क्योंकि मैं उस समय बाइक के कम्युनिटी में बैठना स्टार्ट कर दिया था। ओके, मैंने ऐसे देखा कि 72 घंटे का रिकॉर्ड्स है कश्मीर से कन्याकुमारी, अरे मैं तोड़ सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने उस रिकॉर्ड्स के लिए जो बाइक लिया था, बजाज डोमिनार, यहाँ रेंटन हॉप दिल्ली में कंपनी, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। मैंने लाइफ में पहली बार 400 सीसी की बाइक चलाई। वहाँ गया, कश्मीर गया, लाल चौक, वहाँ से जीपीएस के साथ स्टार्ट कर दिया। अल्लाह, जुलाई मंथ मैंने स्टार्ट किया और चलते गया, चलते पूरी जर्नी में मैंने मध्य प्रदेश में जाकर एक दिन आधे घंटे का नींद लिया। एक दिन मतलब आधे घंटे का, और 63 घंटा 35 मिनट 20 सेकेंड में 3635 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर दिया, कश्मीर टू कन्याकुमारी, आधे घंटे की नींद में। और वो आधे घंटे की नींद ऐसी थी कि मैं हाइप्नोसिस में पूरा रहता था। ऐसे बैठकर चाय पी रहा था, चाय पीते पीते ही मैं सो गया। फिर आया बंदा, वो हमको जगाया, शॉपकीपर, तो ठीक है, हाँ याद आया, मैं भूल गया, इधर उधर ऐसे देखा, याद आया, अच्छा हाँ जाना है, करना है। वो बाइकिंग की जर्नी एकदम अलग है। हाँ, क्या फील होता है मतलब जब आप ये सब बाइकिंग वाले जब कर रहे थे? बाइकिंग में ऐसा था कि मैं जुलाई मंथ में किया, होल डे पूरा दिन बरसात। दिन का तो बरसात ठीक है चल जाएगा, उस बरसात में भी मैं कंटिन्यूस 110-120 की स्पीड में चल रहा हूँ। लेकिन जो वो बरसात रात में आते थे ना, तो अगर बिना वाइजर ऊपर करके चलाऊँ तो बहुत तेज़ लगता था, बूंदे, बारिश की बूंदे।
और नीचे कर दूँ तो उस पर बारिश आ जाती तो एकदम लाइट ब्लर हो जाता था, कुछ दिखता ही नहीं था। उस टाइम पर मेरे को ऐसे ही फील हुआ भगवान है मेरे साथ। मैं ऐसे प्रे करता था अंदर से, भगवान प्लीज़ 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 बारिश बंद कर दो। 5 मिनट 7 मिनट बाद बारिश बंद हो जाते थे। मैं ऐसे मेरे वो अंदर से फिर मैं प्रे करता था और भगवान मेरी सुनते थे। फिर ऐसे चलते ही जाता था, चलते ही जाता था। और हाइवे हिप्नोसिस में उसका एकदम मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, बहुत अलग है। एक टाइम के बाद आपकी बस जो बहुत दूर गाड़ी चलाते हैं ना, तो नींद आना ये फर्स्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी, बस दिमाग पूरा सो जाएगा। आंखें आपकी खुली रहेंगी, बॉडी वर्क करेगा, बस दिमाग पूरा का पूरा एकदम ब्लैंक। आप भूल जाओगे आप कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। बट हाँ, जहाँ ब्रेक लगाना है वहाँ ब्रेक लगेगा, गियर चेंज करना है गियर चेंज करेंगे। पर आप सोच नहीं पाओगे कुछ भी नहीं। मैं अपना नाम नहीं याद रहता था, मैं कौन हूँ रियलिटी में आने के लिए 2-2 3-3 मिनट लग जाते थे। मैं कहाँ जा रहा हूँ इस रियलिटी में आने के लिए 2-2 3-3 मिनट लग जाते थे। लास्ट टाइम के लगभग 200-250 किलोमीटर बचा था, मैं पूरी तरीके से वो हो गया कि अब नहीं जा पाऊँगा। फिर वहाँ कन्याकुमारी पहुँचने ही वाला था, वहाँ एक लड़का बाइकर मिला, मैंने उसको जर्नी बताई। मैं कॉफ़ी पी रहा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनवा कर कॉफ़ी पी रहा था। उसको जर्नी बताई तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, अभी आप यहाँ से मेरे को वो पीछा करो। ठीक। फिर उसको जब पीछा करना वो चलना स्टार्ट किया, 100 110 20 रात में चल रहा है। मैं जब उसको पीछा करना स्टार्ट किया ना, तो मेरा ध्यान लगा रहता था उसकी लाइट वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान थोड़ा सा वहाँ पर वो हुआ, तब जाके मैं उस जर्नी को कंप्लीट कर पाया, वरना ये लग गया था कि अब यहीं पर छूट जाएगा। और जो दूसरा मेरा बाइक वाला हुआ था वो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। उस समय तो मेरे को हाईवे हिप्नोसिस का तो पूरा आइडिया था कितना रिस्की है, उसके कश्मीर से कन्याकुमारी में पता भी नहीं था। और जो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात वाला किया, इसमें मैंने 1 मिनट भी नहीं सोया। वो वाला मुझे पता नहीं है वो हाँ, क्या है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तेजू से स्टार्ट किया था। ये भी 3600 कुछ किलोमीटर है, इसको 64 घंटे 35 मिनट में मैंने कंप्लीट किया है। ये भी जर्नी एकदम अलग है, मतलब हाईवे हिप्नोसिस बहुत खतरनाक है। मैं पहली बार सुन रहा था, मतलब मुझे हाँ। पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। वो जो सफ़ेद पट्टी होती है ना, रोड होता है, दिन में तो ठीक है आप बहुत चीज़ें बाहर की देख लेते हैं, जब रात होता है तो आप केवल 100 मीटर 50 मीटर ही देखते हैं। और उसी को ही फोकस करके लगातार चलते जाते हैं और कंटिन्यूअस चलते जाते हैं। वो फिर आपका दिमाग पूरा गायब हो कुछ जाता है। एक्सपीरियंसेस हुए आपको इस चीज़ के दौरान, मतलब कोई भी चीज़ें दिखने लग गई या फिर हाँ, एक्सीडेंट? अरे हाँ, मेरे को पर्वत पहाड़ पुल ये सब दिखते थे। मेरे को ऐसे लगता था ये बगल में माउंटेन्स है, मैं माउंटेन्स के बगल में चल रहा हूँ, कहीं पुल लग रहा है तो पुल के बगल से मैं ऐसे चल रहा हूँ, वहाँ पर कोई आदमी है। ये सारी चीज़ें दिखती थी। ये मैंने रियलाइज़ किया हिप्नोसिस ना हर एक चीज़ पूरा का पूरा मतलब आप जो पहले इमेजिनेशन किए हैं, सोचे हैं, वो सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट आपको दिखेंगी। बस उस लिमिट में जाना पड़ेगा आपको। और ये बहुत रिस्की होता है, बहुत रिस्की होता है। मैं तो यही कहूँगा कोई भी कुछ भी ना करें। अब जो मेरा बाइक का तीसरा रिकॉर्ड है, अभी बना नहीं, जो बनाने वाला हूँ, स्पॉन्सरशिप नहीं बना, वो ब्रेक हो गया। अभी जो पूरे वर्ल्ड में जो 24 आवर्स में जो रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने का, एलवन सर्वेंट नाम के व्यक्ति हैं जो हैं वहाँ पर इटली के हैं। इन्होंने 4012 किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाया 24 आवर्स में। 24 आवर्स में 4012 किलोमीटर ट्रैवल उन्होंने रिकॉर्ड बनाया ट्रैक पर। मेरा ये प्लान था, मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है मैं ये रिकॉर्ड्स कभी भी तोड़ दूंगा। ओके। बड़े आराम से। और मैंने अपना टारगेट 4500 किलोमीटर का रखा है 24 आवर्स में, और हो भी जाएगा। बस बहुत जल्द स्पॉन्सरशिप और एक गाड़ी वाड़ी मिल जाए तो बड़े आराम से ये रिकॉर्ड्स तोड़कर 24 आवर्स वाला अपने इंडिया के नाम लेते आऊँगा। इम्पॉसिबल नहीं है। दरअसल लोग क्या होता है ना, जो बातें सोचते हैं अपनी लिमिट के अनुसार सोचते हैं। हर सबकी लिमिट, स्टेमिना, हर एक चीज़ बहुत अलग होती है। हम अपनी लिमिट्स, मेरी अलग है, आपकी अलग है, सबकी अलग है। अगर आपकी लिमिट्स नहीं है कि आप 500 1000 1500 2000 किलोमीटर लगातार बाइक चला पाएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगला भी नहीं चला पाएगा। तो लोग अपनी लिमिट्स के अनुसार अगले को जज करते हैं।
लिमिट्स बनती कैसे हैं? ये तो माइंड सेट करना पड़ता है, माइंड सेट करना पड़ता है कि हाँ मेरे को ये करना है, ये तोड़ना है, ये बनाना है। माइंड सेट हो गया, फिर पीछे घूम के देखना ही नहीं है। फिर चैलेंजिंग आते जाएंगे और लिमिट्स अपने आप पुश होते जाएगा, बनते चला जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि आप जितनी टफ चीज़ें करते हो खुद, वहाँ तक आपकी सीमा तय हो जाती है। सिचुएशन भी बनाते चला जाता है। राइट, वाली चीज़ रहती है। आपको आप उनसे भी मिले हैं, योगी आदित्यनाथ। अच्छा, हाँ। योगी आदित्यनाथ जी से जी, उन्होंने जी, जी। आपको स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड दिया था, ये यूथ सब। अवार्ड दिया था। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? और मैंने ना ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मैं बस अनुमान लगा रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जब आप मिले तो आपकी कुछ कॉन्वर्सेशन हुई उनसे? हाँ जी, हाँ वो जी। क्या बात थी? पहले तो जो यूथ अवार्ड का था ना, जब मेरा नाम आया और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आया, तो मैं शौक हो गया। मेरा नाम कैसे? ठीक है, आ गया। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ हुआ, ऊपर तक गया और मेरे को यूथ अवार्ड मिला। और जब वहाँ पर पहुँचा, सर को पता चला, सीएम सर को, कि गोरखपुर। तो फिर वो हमसे पूछने लगा, अच्छा गोरखपुर में कहाँ से, क्या करते हो, ये सारी चीज़ें। उससे पहले भी मैं उनसे मिला था, सर से, बट वो तो लाखों लोगों से मिल रहे हैं तो कहाँ याद रहेगा। तो मैंने उनको वहीं पर ये सब बताने के चक्कर में मैंने फ़ोटो तक नहीं खिंचवाया। पर वो वीडियो तो बन गई। हाँ, वीडियोस वीडियो बन वो गई। ज़्यादा बेटर है। हाँ, तो अभी है मिलने का, फिर से प्लान है। फिर अच्छा। से माउंट एवरेस्ट जर्नी को लेकर प्रपोजल लेकर जाऊंगा। आई होप वो सुनेंगे मेरी बात और माउंट एवरेस्ट 2025 में क्लाइम कर लूँ मैं। तो अल्टीमेट गोल माउंट एवरेस्ट है? नहीं, अभी गोल तो बहुत बड़े बड़े हैं, अलग अलग। जैसे कि जैसे बाइक रिकॉर्ड ये अभी 24 आवर्स का है, और स्की डाउन करना है, प्लेस नहीं बताऊंगा। स्की डाउन करना है और 196 कंट्री पूरा देखना है। इन सबसे अलग है स्काई ड्राइव में जो सबसे लास्ट लिमिट है, स्पेस जब हाँ, वो लोग मैं शेयर नहीं करता हूँ कि ठीक है, सबके लिमिट से ऊपर है, बट मेरा है। किसी ने करा अब तक स्पेस जब? हाँ, किया है ना। उस व्यक्ति ने उनका नाम थोड़ा कठिन है, मैं उनको फॉलो करता हूँ और मेरे एडवेंचर फील्ड के वही गुरु हैं। मैं उनसे एडवेंचर में बहुत प्रभावित होता हूँ। 1,33,000 फीट से उन्होंने जंप किया है स्पेस से, और मैं कर दूंगा ये। कैसे होता है? मतलब कोई कंपनी करवाती है या नहीं, वो तो स्पेस एजेंसी करवाएगी। अच्छा, चाहे इसरो कराए, चाहे नासा कराए, चाहे स्पेस एक्स करवाए, ये सारी चीज़ें। यहाँ तक जाने के लिए बहुत लंबी जर्नी तय करनी पड़ेगी हमको। नॉर्मल नहीं, प्रो होना पड़ेगा स्काई जंप से लेके हर एक चीज़ में। और जिस दिन माउंट एवरेस्ट ख़त्म हुआ, कंप्लीट किया, उस दिन से मेरा नेक्स्ट टारगेट बस यही रहेगा, और उसके अलावा साइड में कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं एक टाइम पर एक ही चीज़ लेकर चलता हूँ। अभी मेन फोकस जो वो है, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। वो कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेप, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। ये मेरा है स्पेस जंप लास्ट है। उसके पहले 2-3 साल की ज़बरदस्त ट्रेनिंग करूँगा। शायद इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा। उस लेवल पर शायद मैं तब तक पहुंच जाऊं कि वो पैसे अरेंज कर लूं, या फिर शायद उस लेवल पर पहुंच जाऊं कि इसरो या नासा या स्पेस एक्स जैसे कंपनी या रेडबुल ये सब हमको स्पॉन्सर करें मेरे डेडिकेशन को देखकर। आपको लगता है कि अभी जो करंट सरकार है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है? हाँ जी, अभी कर रही है। कभी, क्योंकि मैंने जैसे हमारे यूपी में एडवेंचर माउंटेनियरिंग को लेकर ऐसा कुछ रूल नहीं था, लेकिन अभी रूल हो गया। 8,000 मीटर अगर आप क्लाइम कर लेंगे तो 15 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ ना मिलने से 15 लाख तो मिल रहे हैं। पर जब हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, आपने एक और चीज़ बोली थी इस चीज़ के हाँ, बाद। 8,000 मीटर जाने के लिए 35 लाख पहले लगाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। तो चैलेंज वो है ना? चैलेंज वो है। माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना, 35 से 40 लाख रुपए इकट्ठा करना मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अभी आप कैसे मैनेज करते हो अपनी अर्निंग्स वगैरह? मेरा पर्सनल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपेंस नहीं, कुछ भी नहीं है एक्सपेंस, जीरो एक्सपेंस पर मैं चलता हूँ। ओके।
और जो है सिर्फ इस एक एक टास्क के लिए पैसे लगते हैं। उस टास्क को मैं अलग अलग चीज़ों जैसे ट्रैक करवा लिया, घर पर हूँ तो ओला रैपिडो चला दिया, और अलग अलग ऐसी चीज़ें छोटी मोटी कुछ भी नहीं है, पैसे इकट्ठा किया अगले टास्क में लगा दिया। मेरे 1.5 साल से जर्नी स्लो इसी वजह से हो गया कि उसके बाद ना जब माउंट किलिमंजारो की साइकिलिंग फंड के लिए उसके बाद मैंने ट्राई किया था अलग अलग रिकॉर्ड्स के लिए पैसे लेना। तो उस समय छोटा गोल था पैसे का, लाइक 50,000 से लेके 1 लाख तक रहता था। उस समय जब लोगों ने बोला तो वो चीज़ चुभना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं यार अब अपने पैसे से ही करना है। क्या बोलते थे लोग? लाइक वही पैसे लेकर भीख मांगकर शौक पूरा किया जाता है क्या, इससे मेरा क्या फ़ायदा। किसने बोला है आपको? मैं किसका नाम बताऊं, बहुत ऐसे कमेंट आए हैं जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती थी वही लोग ऐसा बोलते थे, और जिनसे ऐसा जरा सा भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहता था वो लोगों ने खुल के हेल्प की, मेरी मदद किया है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ स्टोरीज हैं जो आप शेयर कर सकते हो? पैसे को लेकर? हाँ, किसी ने जिससे आपको लीस्ट एक्सपेक्टेशन हो उन्होंने करी हो, और जिनसे आपको हो उन्होंने वो नहीं कर पाए। मैं कैसे नाम बताऊं, मैं ऐसे ना लिस्ट बनाया हुआ था। अच्छा। सुबह 7 बजे निकलता था, शाम होते होते कम से कम 25 से 30 लोगों से मैं मिलता था, अलग अलग जगह रोज़ के 250-300 किलोमीटर बाइक चलाकर पहुंचता था, और जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती थी उन्हीं लोगों के पास पहले जाता था। वहाँ से हमेशा खाली हाथ वापस लौटता था, और जो चीज़ थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लिया व्यक्ति ने, ये थ्रिल वगैरह वगैरह जो जिसको अच्छा लगता था वो मदद करता था। भले आपको पता है एक लड़का था, एक भैया है मेरे थे, सॉरी अभी जल्दी ख़त्म हो चले गए, रजनीश भैया, वो बहुत मदद किए थे मेरी। उनका लड़का था, वो हमसे बहुत छोटा है, हमसे इतना इंस्पायर हुआ था, उस लड़के ने अपना गुल्लक तोड़कर 500 रुपये निकाल कर मेरे को दिया था। आप समझ रहे हैं, बहुत छोटा सा लड़का है, उसने गुल्लक तोड़ा और निकाल कर हमको दिया था। ओ नहीं भूल सकता मैं उस चीज़ को। हमारे इधर जो हमारे गांव के थे जिनके हम लोग बचपन से बाल कटवाने जाते थे, जब उन्होंने हमको पैसा दिया इसके लिए, हाँ तो सोचिए कितना अलग हो गया था, कितना ज़्यादा। इन लोगों से कभी एक्सपेक्टेशन नहीं था ना कि ये लोग भी हम मेरी मदद करेंगे, बट उन लोगों ने भी दिया हमको। सबसे ज़्यादा अभी सबसे हैवी किसने डोनेट करा, मतलब सबसे ज़्यादा डोनेशन जिसने दी हो? 25,000 का था। हमारे यहाँ के पूर्व सहजनवा के चेयरमैन थे नागेंद्र सिंह जी, उन्होंने 25,000 दिया था, सबसे ज़्यादा वो था। और दूसरे नंबर पर था हमारे एक दोस्त हैं, वो कसम दिलाकर रखे हैं कि कभी नाम नहीं बताना, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स में थे। अच्छा। उन्होंने दिया था 21,000, ये सबसे ज़्यादा। उसके अलावा सब 500, 1000, 1500, 2000, 5000 ऐसे कलेक्ट होकर वो 4,23,000 के समथिंग बना था। इससे घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, वो लोग कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? स्टार्टिंग में तो मम्मी जब कहीं जाना रोना स्टार्ट, बट अभी साथ देते हैं। अब वो 4 साल हो गए, 4 साल तक तो पापा भी बहुत अच्छे साथ देते, लेकिन अभी परेशान होते हैं। क्यों परेशान हो गए, मतलब ठीक है माउंट एवरेस्ट कब करोगे, लाइफ कब देखोगे अपनी, इस चीज़ को लेकर, मेरे लाइफ को लेकर परेशान हो रहते हैं। अब कैसे बताऊँ पापा, यहाँ आने से पहले मैं सोच कर आया था, हाँ यहाँ आने के बाद सब सोचना बंद कर दिया। इस फील्ड में आने के बाद मैंने सब सोचना बंद कर दिया, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, लाइफ सेट होगा कि नहीं होगा, ये सब नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ काटनी ही नहीं है। जब तक जिंदा है एक्सप्लोर करेंगे, ज़बरदस्त करेंगे। ज़बरदस्त करेंगे भाई, दैट्स अ गुड लाइन। जब तक भाई ये थंबनेल पे डालेंगे वो लोग, जब तक जिंदा है ज़बरदस्त करेंगे। नाइस। आप सोनू सूद को बहुत मानते हैं, मैंने देखा है, तो उसकी पीछे क्या कहानी है? जब लॉकडाउन हुआ था उस दौरान मैंने ना देखा था कि वो एक व्यक्ति थे जो खुल के सामने आए और इतने लोगों की मदद किए थे। वाह, फिर जाके लगा है तो बंदा रियल में हीरो है, सच में ये व्यक्ति रियल में हीरो है।
फिर मैं जब माउंट किलिमंजारो ऊपर गया था, मैंने अपनी विक्ट्री उन्हीं को डेडिकेट किया था कि यू आर द रियल हीरो, और उन्होंने मेरे को अपने घर पर बुलाया था। मैं बोलने ही वाला था इस हाँ, चीज़ को घर मेरे पर को। बुलाया था, चाय वाय सब, हम लोगों ने बहुत टाइम तक उनके साथ में रहा। कैसे लगा, क्या फील आया जब आप अपने आइडल्स को देखते हो? आप वीडियो देखिएगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पाया था। अब मैं सोचा था जैसे ऐसे मैं बैठ कर वेट कर रहा हूँ उनके घर में, मैंने सोचा कि हाँ आएंगे, हाय हेलो होगा, कैसे हैं, मैं खुश रहूँगा। लेकिन उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और ऐसे बोला उमा, फिर मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। फिर वो जाकर गले मिला और इतना ज़्यादा खुश, इतना ज़्यादा खुश कि पूछिए ना, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। क्या क्या बातें हुई आप लोगों की? वही कैसे कर लेते हो ये सारी चीज़ें, एडवेंचर वगैरह वगैरह, मैंने भी तभी बताया था, जस्ट माइंड सेट ओनली। नाइस। साइकिलिंग के साथ आपका रिलेशन कैसा है? क्योंकि माउंटेनियरिंग तो मुझे पता है, क्योंकि माउंटेनियरिंग तो हम साथ में थे, वहाँ का इंटरेस्ट मुझे पता है, बट साइकिलिंग पे कैसे रुझान? साइकिलिंग ऐसा हुआ, मैं सब कुछ छोड़ के इस फील्ड में आ गया। लॉकडाउन लगा, पूरे माउंटेन्स लॉक कर दिए गए थे, कहीं भी कोई नहीं जाएगा। उस दौरान साइकिलिंग बहुत क्रेज़ में आया था। फिर मैं सोचा, मैं उस दौरान वहाँ पर था, माउंट आबू फॉरेस्ट में था, अकेले 3 महीना उस फॉरेस्ट में मैं रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति नहीं साथ। अकेले 3 महीने? हाँ, माउंट उस आबू? फॉरेस्ट में, वहाँ पर एक कैंप रहा था, उस कैंप में मैं था, वहाँ के सामान का देख रेख वो सब करता था कि चोरी लूटपाट ना हो। अकेले में रहता था, डेली भालू, हर दूसरे दिन भालू, महीने में 1 दिन लेपर्ड, ऐसे देखना। कितनी बार देखा आपने लेपर्ड भालू को? लेपर्ड वहाँ से बहुत, भालू तो वहाँ पर ऐसा था कि टेंट लगा है और सेंसर लाइट लगी है, और जैसे ही भालू आता था सेंसर लाइट जल जाती थी। वहाँ जहाँ कूड़ा रखना है वहाँ पर वो आकर वो खाता था। अंदर बाहर लाइट जली है तो अंदर लाइट बंद है, तो पूरा उसका स्ट्रक्चर बना हुआ दिखता था। आया है भालू, तो भालू ने बहुत कभी नज़दीक attack? से। नहीं, कोई अटैक वटैक नहीं। जिस जगह पर मैं फर्स्ट डे गया था, उस माउंट आबू फॉरेस्ट में कैंप में, जहाँ मैं 6 बजे एक कैंप के अंदर पहुँच गया, वहाँ पर रहते रहते ऐसा हुआ कि 2-3 बजे एक कैंप है, मैं उस माउंटेन पर जाकर 2-3 बजे रात तक अकेले बैठा हूँ, कोई भी नहीं, एकदम मस्त शांत, मस्त चिल्ड हवा। वहीं पर बैठे बैठे मैंने प्लान बनाया था साइकिलिंग में क्या किया जाए, क्योंकि माउंटेन तो ब्लॉक है, फिजिकल सही रखना ही रखना है। मैंने फिर देखा ऐसे ऑल इंडिया साइकिलिंग तो बहुत लोग किए हैं 2 साल 3 साल 4 साल में, तो इसमें यूनिक क्या करूं। फिर मैंने ये निकाला, ऑल इंडिया स्टेट विथ कैपिटल करना है, सब भारत के सभी राज्य और राजधानी को। 100 दिन का प्लान बनाया, डेली का 100-150 किलोमीटर का ऐसे टारगेट रखा, और बहुत लोगों से इंक्वायरी जानकारी ली, और वापस घर आया और निकल गया। एक 29 या 28 या 29 नवंबर को निकला था, और 10 फरवरी सन 2020 में जाकर कंप्लीट कर दिया था। 100 दिन का प्लान था, 73 डेज़ में कंप्लीट किया। टोटल टारगेट मैंने 12,000 किलोमीटर का था, 12,271 किलोमीटर टोटल हुआ था। एंड फर्स्ट इंडियन सभी राज्य और राजधानी को साइकिल से कंप्लीट करने वाला बना था मैं। वो भी एकदम अलग जर्नी है। साइकिलिंग मतलब सारी फियर ख़त्म कर दिया। ऑल इंडिया ट्रैवलिंग ना, एनिमल फियर, अकेले, भूत प्रेत, जंगल, आज के डेट में कोई भी फियर नहीं है मेरे अंदर। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, जहाँ पर ऐसे लेपर्ड की ऐसे चेतावनी लिखी रहती है कि हाँ 7 बजे रास्ते सब बंद हो जाते हैं, उस रास्तों को मैं 9-9 बजे रात में अकेले क्रॉस किया हूँ। गजब का। फियर कैसे खत्म हो गया? मतलब कुछ तो मतलब आपको लगता ही होगा। फिर अभी ऐसा है कि शायद वो फियर अब मज़े में आने लगा। अभी अगर मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसे जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ पर मेरे चेहरे पर आप मेरे रिस्क देख ही नहीं सकोगे। मेरे चेहरे पर अब स्माइल आना स्टार्ट, जैसे जितना ज़्यादा रिस्क आते जाएगा उतना ज़्यादा हंसी आते जाएगी मेरे को। इतना ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब जितना ज़्यादा चैलेंजिंग उतना ज़्यादा मज़ा। रिस्क है तो इश्क है। हाँ, रिस्क है तो इसके सच में एकदम चेंज हो गया। मतलब जहाँ चेहरे पर फियर दिखता है ना, वहाँ उस दौरान मेरे चेहरे पर स्माइल अब दिखती है। कोई ऐसे इन्फ्लुएंशियल हादसे हुए जर्नीस के दौरान? मतलब जितनी भी आपकी अब तक जर्नी रही है, वो सबसे डिफिकल्ट लेवल पे कौन सी थी सबसे ज़्यादा, और क्यों? मोटरसाइकिलिंग।
बाइक वाला था? बाइक मुझे वाला। लगा साइकिलिंग वाला बोलोगे। नहीं, साइकिलिंग वाला तो इजी है, कोई भी कर सकता है। बाइकिंग स्टेप वाला हाँ, is tough. बाइकिंग वाला टफ इसलिए है कि लगातार चलना है, बिना सोए चलना है। और कोई 8 घंटा 7 घंटा बाइक चला ले तो थक के बैठ जाता है। लगातार 10 घंटा बाइक चला ले तो पूरी रात सोएगा। और 64 घंटा लगातार बाइक चलाना हो बिना सोए, वहाँ पर मेंटली फिजिकली हर एक चीज़ों का चैलेंज है। वहाँ सीधे हम 50-50 में रहते हैं, अप या डाउन, या तो बनेगा या तो हाँ। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कुछ हुए बाइक में? हाँ, बहुत हुआ मेरा। जैसे मैं ऐसे चल रहा हूँ और एकदम से ऐसे किनारे चलते चला जा रहा हूँ, पीछे से हार्न आया, तब वो हुआ, तब फिर निकलना स्टार्ट किया। साइकिलिंग में ऐसे हुआ कि माइक्रो सेकेंड से मैं बचा हूँ। ऑल इंडिया साइकिलिंग के दौरान हाईवे पर ही चलना होता है, बगल से यूं करके गए हैं, जस्ट 1-1 इंच से मैं बचा हूँ, वरना घसीटते हुए कहाँ तक ट्रक वरक लेते जाएं। स्टार्टिंग में तो ऐसा था, तो फियर आ जाता था, फियर था मेरे अंदर स्टार्टिंग में। फिर वो फियर कब कन्वर्ट हो गया ऐसे गाली गलौज में कि पता ही ना चले, कि कोई ऐसे बगल से रूल तोड़ते हुए या फिर मेरे को ऐसे देते हुए चला, फिर वहीं से खड़े होकर उसको गाली देना है, तब जाके अंदर से संतुष्टि मिलती थी। फिर उसके बाद निकलता था, चाहे चौराहा हो, चाहे लोग हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मज़ा आता था उस दौरान। वो वहीं से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गाली भी आ गया, खुलेआम देना। ओ भाई, हाँ, ये रोड रेज आपने सीख ली, मतलब हाँ। आपके आई थिंक तभी फियर खत्म हो गया। हाँ, कि भाई मतलब जो चीज़ जिससे मैं डर जाता था, अब वो जैसे निकले तुरंत, क्या होगा, कुछ क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। मौत का डर नहीं है, मतलब अब इन वैसा कुछ। ये मौत तो एक दिन आनी है सबको। मौत के डर से ज़्यादा डर पहले ही लगता है लोगों को, सोच सोच के मरते हैं कि एक दिन मरना है, एक दिन मरना है। सबसे ज़्यादा वही मारता है लोगों को। मौत तो फिक्स ही है सब। और एक्सपीडिशन की अगर मैं बात करूं, साइकिलिंग एक्सपीडिशन की, तो सबसे टफेस्ट माउंट किलिमंजारो ही था, माउंट किलिमंजारो। क्योंकि फर्स्ट टाइम था इसलिए टफ था। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम ही किलिमंजारो किया था, उसके हाँ। बाद बाकी नेपाल वगैरह जितना भी आपने हाँ करा हाँ उससे हाँ, बाद में फर्स्ट करा? टाइम वही था मेरा। ओके। नेपाल वोपाल तो बहुत आसान था। हाँ, वहाँ से माउंट काला पत्थर से डाउन करना ये टफ था। माउंट काला पत्थर क्या है, कहाँ पे है? ये एवरेस्ट के जस्ट बगल में ही है। माउंट Okay. एवरेस्ट बेस कैंप के थोड़ी दूर बगल में ही है। ओके। गोरखशेप से एक रास्ता जाता है और 3 घंटे की जर्नी है माउंट काला पत्थर, और 3 घंटे की ही जर्नी है एवरेस्ट बेस कैंप। लाइक भी बना हुआ है, भी से ही गोरखशेप है, एक साइड काला पत्थर है, एक साइड एवरेस्ट बेस कैंप है। So, काला पत्थर भी काफ़ी टफ है या फिर इतना? 18,500 फीट है उसकी हाइट। वहाँ से एवरेस्ट का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। ओके। और ठीक है वो, लेकिन साइकिलिंग के लिए थोड़ा सा टफ था। साइकिलिंग के लिए टफ? हाँ, थोड़ा सा। अब ऊपर जाना टफ नहीं था, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग नीचे आना होता है। नीचे आना तो आसान होता होगा ना? नहीं, डाउन हिल ही तो वो कठिन होता है ना। ओके, कैसे? डाउन क्योंकि ट्रैकिंग में मुझे पता है नीचे आना इज ट्रैकिंग में तो पैदल हम आ रहे हैं, हाँ। लेकिन जब डाउन हिल होता है, साइकिल चलाते हुए ऊपर से नीचे आना होता है। जब वो 65 डिग्री पर हम साइकिल चलाते हैं और टोटल ट्रैक है, कुछ ऐसे रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, तो कहीं जंप कराना पड़ता है, तो कहीं पत्थरों के बीच से ऐसे निकलना पड़ता है, और रिस्की होता है। अभी आगे के एडवेंचर्स क्या क्या हैं? अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ माउंट यूनम। कहाँ पे? माउंट यूनम। माउंट ट्यूनम? यूनम। यूनम? हाँ, लाहौल ओके। स्पीति में है। ओके। वहाँ से साइकिल डाउन करना है। कब जा रहे हो? अभी उसी के लिए ही आया मैं। अच्छा, तो अभी कल परसों में? हाँ, परसों मैं निकलने वाला हूँ। मैं स्पीति जा रहे हो आप? स्पीति जा रहा हूँ। स्पीति में कहाँ जा रहे हो? स्पीति में वही रहोगे, मतलब रहोगे कहाँ बेसिकली? वो लाहौल डायरेक्ट वहीं निकलूंगा ना, माउंट यूनम के लिए ही। माउंट यूनम के लिए हाँ, निकलोगे? मनाली से डायरेक्ट स्टार्ट करके सो मतलब मनाली वाला रूट ले रहे हो आप? ओके। तो रहने का अभी अरेंजमेंट वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, ऑन द वे हो जाएगा सब। ठीक है, अगर आप स्पीति जा रहे हो तो वी आर नोन फॉर स्पीति ओनली। अगर आप जा रहे हो मुझे कॉल कर देना, एंड जो भी रहने वहने का है वो सब हो जाएगा उसमें। कोई वो सब देख लिया जाएगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग मेजरली स्पीति वगैरह में ही टूर कराते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी उमा भाई, इफ़ देर इज़ एनी थिंग लास्ट कुछ आपको बोलना है टू दी ऑडियंस,
या कोई एडवाइस देनी है उन लोगों के लिए जो ऐसे ही और एडवेंचर्स में मतलब अपना फ्यूचर देखते हैं या करना चाहते हैं, तो आप वो बता सकते हैं? अगर वन लाइनर में बोला जाए ना लोगों को, जो मैं अपने लाइफ में ऐड किया हूँ, एक ही वर्ड है, संघर्ष जिंदाबाद। संघर्ष जिंदाबाद, नाइस। और लक वक पर मैं विश्वास भी नहीं करता हूँ। लकी आदमी वही है जिसके साथ जनता है। हाँ, बाकी लोगों के साथ केवल संघर्ष है अगर आगे पहुँचे हैं। भाग्य, लक, ये सब फ़ायदा नहीं है इस सब पर विश्वास करके। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे देखा है ना, जब मेरे को सुझाव आता है ना, मैं परेशान ऐसे एक टास्क कंप्लीट करके बैठ गया हूँ, मेरे को सुझाव आता था कि हो जाएगा, कोई नहीं, सबका एक समय आएगा, उसका आएगा समय, आप कर लोगे, ज़्यादा परेशान नहीं होना। लेकिन मैं ऐसे बैठे रहूँ, कुछ नहीं होने वाला है। फिर अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, स्ट्रगल स्टार्ट कर रहा हूँ, काम खोजना स्टार्ट कर रहा हूँ, तब जाके वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आपके पास कुछ नहीं आएगा, हमको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो पता, भाग्य वाग्य ऐसे मैं नहीं मानता हूँ उतना। ये मालूम है संघर्ष है, तब भाग्य भी है, लक भी है, सब कुछ है। तो आप कर्म योगी हो, मतलब आप कर्म में बिलीव करते हो? हाँ, कर्म में ही, कर्म का ही फल है सब कुछ, और कुछ नहीं। ठीक है। फ्यूचर प्लान्स क्या है? कभी सेटल होना है या फिर? पता नहीं, फ्यूचर प्लान ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बस जब तक है एडवेंचर है। आई होप यू अचीव ऑल ऑफ योर एडवेंचर्स इन द फ्यूचर। एंड अभी तो आप अच्छा कर ही रहे हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एडवेंचर एज वेल। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत इंस्पायरिंग लगा। एंड होपफुली जल्दी से आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करें एंड वी कैन सिट अगेन एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच उमा भाई। थैंक यू दोस्त। थैंक यू। नाइस।